Good morning, students. Today, I'm going to discuss with you the topic Green Revolution in India. This is a topic with which we are already aware. Yes, student, Green Revolution is what? It is green plus revolution, right? Green Revolution is also known as a new agriculture strategy, which was adopted to increase the productivity in India during 1960. But a new agriculture strategy is a strategy जिसको अडॉप्ट किया गया था इंडिया में with the objective to increase the productivity in India in 1960. It is also popularly known as the seed water fertilizer technology. इसे सीड वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं. एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी थ्रू दिस न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन. और ये जो स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट करी थी 1960 में और इसका जो रिज़ल्ट हमें मिला था उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. ठीक है. सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. इट इज़ ग्रीन प्लस रेवोल्यूशन. ग्रीन मीन्स हरियाली, जो भी कुछ भी हरा भरा है. दिस वर्ड इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. एंड रेवोल्यूशन मीन्स रैपिड चेंज. जब कोई भी किसी भी चीज़ में रैपिडली कुछ चेंजेस आते हैं देन इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. सो इन दिस वे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इट मीन्स रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन एग्रीकल्चर. जब हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं उस फेज़ को हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं हमारी इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री में. राइट. सो if we discuss its definition, then green revolution implies large increase in agriculture production due to new strategy and machinization. हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो चेंजेस आए हैं क्योंकि हमारे स्ट्रेटजी एंड मशीनाइजेशन का जो वे है उसमें चेंज होने के बाद दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है. सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में ये 2 फेसेस में आया. फर्स्ट फेज वाज फ्रॉम मिड 1960s अप टू मिड 1970. 1960 से लेकर 1970 तक का जो फेज़ है इसे हम फर्स्ट फेज बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का. एंड 1970 से लेकर 1980s तक का जो फेज़ है इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंड फेज. अब फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज इन दोनों में क्या डिफरेंस है? The use of high-yielding varieties of seed, high-yielding variety seed was limited to more prosperous states like Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and the wheat-growing regions scored the benefit of the use of high-yield variety of seeds. First phase में सिर्फ ये जो 3 स्टेट है पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु को हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का बेनिफिट मिला. मतलब ये 3 स्टेट में ये हाई यील्ड वैरायटी सीड जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन की गई वो सीड्स जिससे हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है. सेकेंड फेज़ में जब क्योंकि फर्स्ट फेज़ में हम काफ़ी सक्सेसफुल हो गए तो जो हमारी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को अप्लाई किया गया. दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड फेज ऑफ आवर ग्रीन रेवोल्यूशन. इनफैक्ट अगर हम बात करें द ग्रीन रेवोल्यूशन का जो क्रेडिट है इट गोज़ टू नोबल प्राइज़ विनर डॉक्टर नॉर्मन ई बॉर्लग एंड इन इंडिया क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन. अगर आप इकोनॉमिक्स में देखो ना डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बहुत सारी बुक्स भी मिलती हैं. ही वॉज अ पर्सन, ही वॉज अ नोबल प्राइज़ विनर ऑल्सो. एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रेडिट इंडिया में जाता है that goes to Dr. MS Swaminathan. In fact, green revolution in India is all due to the use of high yield variety seed, chemical fertilizers and use of new techniques. After the success of green revolution, now there is movement toward the evergreen revolution. That is कि जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है वो आया था राइस की प्रोडक्शन में. अब हमारा जो रेवोल्यूशन है हम चाहते हैं कि हमारा एवरग्रीन रेवोल्यूशन हो. मतलब हमेशा के लिए हर तरह की क्रॉप के लिए हम रेवोल्यूशनाइज करें. सो इन दिस रिगार्ड डॉक्टर स्वामीनाथन हैज़ लेड focus upon the use of best technique
रिसर्च इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल की हेल्थ मेंटेन करके रखना, प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना फार्मर्स को ताकि वो टाइम टू टाइम जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें चेंज कर सकें और बेस्ट सीड जो यील्डिंग है उनको यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट इज़ द मेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन एलिमेंट्स की बात करें देन इसमें आता है जी हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। मतलब मेन एलिमेंट्स का मतलब है कि जो रीजंस, वो कारक, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसमें क्या इन्वॉल्व थे, क्योंकि हमने अपने प्रोडक्शन के टाइम में हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करे। हाई यील्ड ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करने से हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन में कह लो कि भी मच मोर जो प्रोडक्शन है वो हुई है। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये ज़्यादा होने का एक रीज़न ये था कि हमने सीड की ऐसी वैरायटी यूज़ करी जिससे प्रोडक्शन की जो हाई यील्ड होती थी, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन होना, आउटपुट मिलनी। नेक्स्ट इज़ न्यू इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन एग्रीकल्चर। स्पेशल अटेंशन वाज पेड टुवर्ड्स द स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये जो 1960 से लेकर 1970 तक का फेस है इसमें गवर्नमेंट ने मेन फोकस करा कि इरिगेशन फैसिलिटीज़, छोटे छोटे एरियाज़ में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए ताकि जो एरियाज़ जहाँ पे वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट वाज द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन केमिकल फर्टिलाइज़र इन इंडिया। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि हमारे वाटर लेवल इतना ख़राब हुआ है, उसके पीछे एक रीज़न पंजाब में वाटर लेवल ख़राब होने का एक रीज़न ये भी रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि उस टाइम में इतना केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ हुआ था, इतने केमिकल्स फसलों में डाले गए थे कि प्रोडक्शन तो हमारी अच्छी होगी, एकदम से बहुत ज़्यादा हाई यील्ड हमारी उस फेस में हुई थी, बट उसके रिज़ल्ट हमें आज के टाइम में देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल है इट हैज़ डिटोरिएटेड। हमारे जो वाटर लेवल है ग्राउंड लेवल तक भी ना केमिकल्स पहुंच चुके हैं और जिस वजह से पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो रहा है एनीवेज दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन का, इट इज़ मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द फार्मर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल, हार्वेस्टर, थ्रेशर एक्सेट्रा। पहले फार्मर्स क्या करते थे, हाथ से काम करते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम थी, हम कम कह लो भी प्रोडक्शन वाले लो यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ कर रहे थे, बट अब हमने हाई वैरायटी यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज़ कर रहे हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करा गया, केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ किया गया, एग्रीकल्चर में मशीन्स का प्रयोग किया गया। पहले क्या था, एनिमल्स की हेल्प से ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग होती थी, अब ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सारी मशीन्स यूज़ होने लगी हैं बेटर प्रोडक्शन के लिए। देयर आर सर्टेन अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, दैट इज़ इन एडिशन टू अबव एलिमेंट्स सम अदर एलिमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज़ प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं। फैसिलिटीज़ ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स के बारे में, जो क्रॉप है अब उसकी प्रॉपर मार्केटिंग के लिए किसानों को प्रॉपर वेयर हाउसेस प्रोवाइड किए गए हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम्स यूज़ किए जा रहे हैं, किसानों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। कैटल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाए गए ताकि कैटल की जो क्वालिटी है, मतलब जो हमारे पशु हैं, एनिमल्स हैं, वो बीमार पड़ जाते थे, उनकी हेल्थ को इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड की गई और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी एंड क्रॉप इंश्योरेंस एंड कैटल इंश्योरेंस स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी। ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा, तब जाके कुल मिला के ग्रीन रेवोल्यूशन हमने इंडिया में, मोर ओवर हमने पंजाब में फेस करा। नेक्स्ट इज़ सब्सिडी पार्ट्स। देखो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऐसी हाई यील्ड वैरायटी सीड प्रोवाइड करने के लिए या मशीनाइजेशंस के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी हैं। अब
ऑलमोस्ट देखो, अगर गवर्नमेंट एक साइड पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, उसका जो बर्डन है वो किस पे पड़ता है? आम इंसान पे पड़ता है, मतलब कॉमन मैन पे उसका बर्डन पड़ता है। तो क्या होता है कि कॉमन मैन को टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, उनके लिए जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं, कॉस्टली हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली जो कॉमन मैन है वो चाहता है कि गवर्नमेंट इस तरह की सब्सिडीज़ या बेनिफिट ना प्रोवाइड करे। तो हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़। देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स विच सेज कि सब्सिडीज़ होनी चाहिए। सम इकोनॉमिस्ट पॉइंट दैट द सब्सिडीज शुड बी abolished. Such policy will increase the inequality between the poor and rich farmers, क्योंकि इससे पुअर और रिच फार्मर के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। सो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाएं, क्योंकि जो किसान गरीब है उसको एट पार लेके आने के लिए विद द रिच फार्मर कुछ सब्सिडीज़ अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी तो वो सेम लेवल पे पहुंच जाएंगे। सो इक्वालिटी शुड बी क्रिएटेड बिटवीन द टू। इन फैक्ट सच टाइप ऑफ पॉलिसी नीड्स टू बी अडॉप्टेड ओनली वेयर पुअर फार्मर्स गेट द बेनिफिट, राइट। So these are the views which says कि subsidies should be given to the farmers. There are certain arguments which are against the subsidies. Some economists are of the opinion that after getting the benefit of technology, subsidies should be abolished slowly. कहते जब हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड टेक्नोलॉजी फार्मर्स को प्रोवाइड कर दिया है तो अब सब्सिडीज़ को टोटली अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट निकलता है कि subsidies on fertilizer give benefit to the fertilizer industry and the rich farmer. It has a huge burden on the government finance. कहते हैं ये जो सब्सिडीज़ हैं इनके ज़्यादातर बेनिफिट किसको मिल रहे हैं? रिच फार्मर्स को मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरी बर्डन बन रही है फाइनेंसिंग की। Hence subsidies on fertilizer should be abolished. Similarly, water and electricity should not be supplied at subsidized rate. देखो फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे कम प्राइजेस पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है ताकि वो उनको पानी की कोई कमी ना हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेटर हों। बट इसका बेनिफिट जो है एक फार्मर को मिलता है, जो गरीब फार्मर है उसके पास तो ट्यूबवेल लगाने की भी कैपेसिटी नहीं होती, तो इलेक्ट्रिसिटी का तो बेनिफिट जो है अल्टीमेटली रिच फार्मर्स ही ले जाते हैं। हैंस देयर इज़ नो यूज़ टू कंटिन्यू दी सब्सिडीज़। सो अगर हम कंक्लूड करें तो सब्सिडीज़ आर बेनिफिशियल ओनली इफ़ द पुअर फार्मर एंजॉय द बेनिफिट। सब्सिडीज़ का बेनिफिट तभी है अगर पुअर फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिले, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गुड इफ़ेक्ट्स और गुड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो मैंने आपके साथ अभी एक पॉइंट डिस्कस करा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमने हमारे पंजाब में या हमारे इंडिया में आया तो कुछ चीज़ें यूज़ की गई। नंबर 1 वाज कि हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज़ किए गए, केमिकल्स यूज़ किए गए, ठीक है। हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करी। अब अगर इन चीज़ों को टोटलिटी में देखें तो कुछ इन चीज़ों के बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो उसका बेनिफिट क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई है। ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी एग्रीकल्चर बहुत हाई लेवल तक डेवलप हुई है। एज अ रिज़ल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हुई है। ड्यू टू द रीज़न फार्मर्स जो हैं दे हैव फेल्ट सम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, उनकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, मतलब कुछ जो फार्मर्स हैं फाइनेंशियली वो उनकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुई है। बिग इंडस्ट्रीज लाइक देखो क्योंकि किसानों को फार्म्स में काम करने के लिए ट्रैक्टर्स की मशीन्स की ज़रूरत थी, तो हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करी। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया गया तो केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करी, फीड फैक्ट्रीज ग्रो करी। सो इन चीज़ों की वजह से हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुई है। सो इन दिस वे देयर इज़ अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब अगर हम रूरल इनकम जनरेशन की बात करें दैन गवर्नमेंट अडॉप्टेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन।
एज अ रिजल्ट मोर इनकम जनरेटेड इन रूरल एरियाज़, ठीक है। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, तो अब जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम फिक्स हो गई है, क्योंकि मिनिमम इतना प्राइस तो उन्हें मिलना ही मिलना है जब वो अपनी क्रॉप को लेके आएंगे। नेक्स्ट जो बेनिफिट मिला सेल्फ सफिशेंसी का, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने का मतलब फूड ग्रेन्स जो हैं उसमें इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। अब इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि अब इंडिया वीट को एक्सपोर्ट भी कर सकता है इन प्लेस ऑफ इम्पोर्ट। जहाँ पे पहले हम वीट को इंपोर्ट करते थे, अब हमने वीट को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है, राइट। तो सेल्फ सफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। income level of the people has increased. As a result, their standard of living has also improved. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो देखो डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है क्योंकि उनकी इनकम बढ़ी है। नेक्स्ट इज़ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन आने से जो सिर्फ एग्रीकल्चर में मतलब फार्मिंग इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं हुआ, नॉन फार्मिंग इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हुआ। नॉन फार्मिंग इंडस्ट्री में आ जाती है हमारी डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग है, इसको भी पुशअप मिला है। इवन हमारी इंडस्ट्रीज़ को तो पुशअप मिलना ही है, हमारी पोल्ट्री फार्मिंग इनको भी पुशअप मिले। तो एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन हो चुकी है। फार्मर्स को समझ में आ गया है कि मुझे खेतों में सिर्फ अनाज या गेहूँ नहीं उगाना है, ठीक है, राइस और वीट नहीं उगाना। वो ऐसी फसलों को उन्होंने उगाना शुरू कर दिया जैसे कि अगर हम बात करें मशरूम हो गए हैं या और ऐसी चीज़ें जिनसे रेवेन्यू ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा हाई रेवेन्यू जनरेटिंग एग्रीकल्चर फार्मर्स ने करनी शुरू कर दिया, दैट इज़ कमर्शियलाइजेशन, राइट। So now there is change in outlook in the approach of Indian farmers. Indian farmers have adopted new agriculture strategies. So it seems that Indian farmers have tried to adopt new thoughts and new techniques. ग्रीन रेवोल्यूशन आने का मतलब क्या है कि जो फार्मर्स हैं अब वो ट्रेडिशनल अप्रोच लेके नहीं कर रहा है काम, उसने भी अपनी आउटलुक चेंज कर लिया है। ही इज़ नाउ रेडी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अब वो रेडी हो गया है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। अब अगर हम बात करें कुछ शॉर्ट कमिंग्स की या बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दीज आर नॉट जस्ट बैड इफ़ेक्ट्स, हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द लिमिटेशंस, ठीक है। देखो एक तो लिमिटेशन रही है कि बेनिफिट्स टू रिच फार्मर्स ओनली। जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे सर्वेज हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस में यही फाइंड आउट हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है वो रिच फार्मर्स को है। जो रिच फार्मर्स हैं दे हैव बिकम मोर रिच, बट जो पुअर फार्मर्स हैं उनको कोई सर्विसेज नहीं मिली हैं, दे हैव बिकम मोर पुअर। लिमिटेड क्रॉप्स, जो इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, इट इज़ कन्फाइंड टू लिमिटेड क्रॉप्स ओनली लाइक वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज एक्सेट्रा। तो जो इट हैज़ नो मोर इम्पैक्ट ऑन द कमर्शियल क्रॉप्स। जो कमर्शियल क्रॉप्स थी वो वैसी की वैसी हैं, उनके पर ज़्यादा इस चीज़ का असर नहीं हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहा है। मतलब अगर हम बात करें, अभी हमने जैसे बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फेसेस रहे हैं, कि पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन का फेस रहा है टिल 1970 तक, ठीक है, अदर स्टेट्स में 1980 तक। उसके बाद क्या है नाउ, आज के टाइम में अगर हम बात करें, नाउ देयर इज़ नो ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आज की डेट में कोई ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है। मतलब ये जो बेनिफिट थे ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही थे। रीजनल इनइक्वालिटीज़ बहुत बड़ी हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से कुछ स्टेट्स जो हैं वो बहुत बेनिफिट लेके गए हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन डेफिनेटली फार्मर्स बहुत रिच हुए हैं। बट अगर हम बात करें अदर स्टेट्स की, जैसे कि मध्य प्रदेश है या तमिलनाडु हैं, केरला स्टेट्स हैं, इनमें रीजनल इनक्वालिटीज़ बहुत बड़ी हैं। इन स्टेट्स को ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, वहाँ पे किसान अभी भी गरीब है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लैक मार्केटिंग की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द डिमांड ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, fertilizers, equipment, etc. In fact, demand increased more than the supply. As a result, farmer used to buy these inputs from the black market. जब ट्रैक्टर्स, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो एकदम से फार्मर्स ने ब्लैक मार्केट में जाके मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट करके भी ट्रैक्टर्स की या अपने इंस्ट्रूमेंट्स की परचेजिंग करी।
इनकम डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं. Due to green revolution, rich farmers earned a lot of income, but the poor farmers could not get its benefit. लॉस टू लैंडलेस फार्मर. नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज रहा है कि जो लैंडलेस फार्मर्स थे दे वर एट लॉस ड्यू टू द एडेप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन बिग फार्म्स. डिमांड ऑफ लेबर्स रिड्यूस, क्योंकि अभी जो बहुत सारे लोगों का काम एक मशीन ही कर जाती थी. सो एज अ रिज़ल्ट जो लैंडलेस लेबरर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी. सो इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है वो एक लिमिटेड लोगों तक ही रहा है. इसका बेनिफिट सब लोगों को नहीं मिला. So in fact the revolution proves beneficial only when all the states, all the crops and all the farmers will be able to get the benefit from this revolution, right? Next is agriculture export policy 2018. The main target of government to double the income of farmer by 2022. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई है 2018 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक फार्मर की जो इनकम है 2022 तक डबल हो जाए. Hence, agriculture export policy has been approved from 6 December 2018 and its objective क्या है to double the agriculture export from $30 billion to $60 billion. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए $30 बिलियन से लेके $60 बिलियन तक. एंड टू रिमूव द ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रेड. अगर एग्रीकल्चर क्रॉप को सेल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रही है, तो उसको रिमूव किया जाए. टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस, न्यू, लोकल, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड टू सर्च द न्यू emerging markets for agriculture exports. Next one is to provide the export opportunities to the farmers in the global market. So ये हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर के क्रॉप की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, इंडिजीनियस, न्यू टेक्नोलॉजी या नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, न्यू मार्केट्स ढूंढी जाए जहाँ पे हम अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट को सेल कर सकते हैं. फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी चीज़ों को सेल कर सकें. सो दैट वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर. सो विद दिस आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीट. अगर हम फटाफट से झट से रिवाइज करें तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करा इनिशियली एग्रीकल्चर, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर रिफॉर्म जिसमें हमने लैंड रिफॉर्म डिस्कस करे हैं, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर. सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो. और अगर आपने लाइक करा तो डू वॉच द वीडियो केयरफुली. बेटे देखो, आप एक वीडियो को अगर बीच में से स्किप कर देते हो और नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हो तो टॉपिक विल नॉट बी क्लियर टू यू. सो ज़रूरी ये है कि बेटे सारी वीडियोस वॉच करो एक टॉपिक से रिलेटेड और उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ. ओनली देन द पर्पस विल बी सोल्ड, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ that's all for today's class. So thank you so much, students.